हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बायोलॉजी में हमने आपको श्वसन पढ़ा रहे थे चैप्टर। उस श्वसन में हमने आपको उसकी परिभाषा बताया। परिभाषा के बाद हमने आपको ऑक्सी अनॉक्सी श्वसन के बारे में बताया था। उसके बाद जो होता है कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया आती है उसके अंदर। तो एक बार फिर समझ लीजिए कि श्वसन होता क्या है। कि जो श्वसन की जो क्रिया होती है यह एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। और यह एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो कहने का मतलब हमारे हो गया कि श्वसन का जो होता है एक समीकरण होता है। इसे मान लीजिए पौधों में श्वसन हम पढ़ा रहे हैं, तो पहले आप जो है श्वसन की परिभाषा देखेंगे, मतलब श्वसन किसे कहते हैं। ठीक है, तो श्वसन जो होता है कि वह एक रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है C6H12O6, ये कार्बनिक पदार्थ हो गया। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब जो ऑक्सीजन होती है इसके प्रेजेंस में उसका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण जब होता है तो उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनती है और ऊर्जा बनता है। ये जो है क्रिया होती रहती है श्वसन की क्रिया में। लेकिन अधिकांशतः हम आम बोलचाल की भाषा में ही कहते हैं कि ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये श्वसन कहलाता है। लेकिन ये क्या है, ये गलत है, मतलब इसको हम श्वसन नहीं कहते हैं। श्वसन क्या होता है, ये एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे ये ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीकृत हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी को श्वसन कहते हैं। और श्वसन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सी श्वसन, दूसरा होता है अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन की क्रिया जो होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जिससे जो होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। अनॉक्सी श्वसन की क्रिया जो होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इसमें जो ग्लूकोज होता है या कार्बनिक पदार्थ होता है उसका अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये अनॉक्सी श्वसन की क्रिया होती है। और उसी में अगर अनॉक्सी श्वसन की क्रिया सूक्ष्म जीवों के द्वारा अगर होती है, जीवाणु या कवक प्रोटोजोआ के द्वारा अगर होती है, तो वह किण्वन की क्रिया कहलाती है। जिसमें जो होता है, जो सुक्रोज होता है, ग्लूकोज होता है, वह एस्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो वह जो होती है क्या कहलाती है, अनॉक्सी श्वसन की क्रिया कहलाती है और किण्वन की क्रिया होती है। इसके बाद हम आते हैं कोशिकीय श्वसन क्या होता है। जब श्वसन की क्रिया कोशिकाओं के अंदर संपन्न होती है और उससे जो ऊर्जा का निर्माण होता है वह एटीपी के रूप में होता है, और एटीपी को हम कोशिकीय ईंधन कहते हैं। और यह कोशिकीय ईंधन जो होता है वह ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। अब कोशिकीय श्वसन जो होता है क्रिया होती है वह जो है तीन भागों में बांट के उसका अध्ययन करते हैं। पहला आता है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, दूसरा होता है कि एसिटिल कोएंजाइम ए का बनना होता है, उसके साथ साथ क्रेब्स चक्र का निर्माण होता है, और तीसरी जो साइकिल होती है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहलाता है। उसमें जो पहला हमने आपको ग्लाइकोलिसिस समझा रहे हैं, तो ग्लाइकोलिसिस हमने आपको समझाया था कि ग्लूकोज के एक अणु से, ग्लूकोज का एक अणु होता है और पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होता है। देखिए जो हमने ये समीकरण लिखा है इसको ऐसे सीधा होना चाहिए, लेकिन हमने जो है जगह की कमी के नाते जो है आपको ऐसे लिख करके ऐसे बना दिया है फिगर। तो पहले फिगर समझिए, देख लीजिए। जैसे ग्लूकोज है, यह जो है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में अगर सारांश में देखा जाए, मतलब जो है कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। पहली चीज, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया जो होती है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होता है। पहली चीज ये होती है। और इसमें जो होता है कुल मिलाकर के 4 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें से 2 एटीपी खर्च हो जाती है। और इस क्रिया के दौरान 2 NADPH का निर्माण होता है। और हमने आपको बताया था कि 1 NADPH से 3 एटीपी का निर्माण होता है, और 2 NADPH का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब 6 एटीपी वहां से बन जाती है,
4 ATP ये होती है, तो 6 4 10 ATP, जिसमें से 2 ATP खर्च हो जाती है। तो संपूर्ण ग्लाइकोलिसिस क्रिया में 10 ATP का निर्माण होता है, जिसमें से 2 ATP खर्च होती है और 8 ATP का क्या होता है, लाभ होता है। अब यहाँ पे देखिए 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में कुल कितने ATP का निर्माण होता है और कितने ATP का लाभ होता है। तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में जो कि 4 ATP का निर्माण होता है और जिसमें से 2 ATP खर्च हो जाती है और शुद्ध रूप से 2 ATP का लाभ होता है। अगर ये पूछा जाए नहीं संपूर्ण ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में कितने ATP का निर्माण होता है, तो संपूर्ण ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में जो कि 10 ATP का निर्माण होता है, जिसमें से 2 ATP खर्च होती है और 8 ATP का लाभ होता है। तो ये मतलब होता है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहलाती है। तो अब स्टेप वाइज आप देखते जाइए कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है और ये पर्टिकुलर यहाँ पे एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम के प्रेजेंस में ये क्रिया होती है। फिर इसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट बदलता है। तो यहाँ पे जो होते हैं कि एंजाइम पाए जाते हैं, तो उस एंजाइम के प्रेजेंस में ये क्रिया क्या होती है। फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट से जो होता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बनता है और ये जो है फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट जो होता है वह फास्फोफ्रक्टोज एंजाइम के प्रेजेंस में बनता है। और ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट जो होता है यह 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग होता है उसका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनता है और दूसरा होता है हाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट। और ये दोनों जो होता है इनका आइसोमेराइजेशन होता है आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में। इसके बाद जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो होता है वह आइसोमेराइज हो जाता है और आइसोमेराइज होकर के ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट का निर्माण करता है। अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से जो होता है 1,3 डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है ये, और 1,3 डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड देखिए ये पूरा नाम हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है DPGAL। तो 1,3 डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसको याद कर लेंगे 1,3 डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। तो 1,3 डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है। फिर इससे जो होता है 1,3 डाइफास्फोग्लिसरेट बनता है। फिर 1,3 डाइफास्फोग्लिसरेट जो होता है ये भी क्या होते हैं कि एंजाइम के प्रेजेंस में एक क्रिया होती है। इसके बाद 1,3 डाइफास्फोग्लिसरेट से 3 फास्फोग्लिसरेट बनता है। फिर 3 फास्फोग्लिसरेट से 2 फास्फोग्लिसरेट बनता है और 2 फास्फोग्लिसरेट से फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। फिर फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो होती है वह पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाती है। पायरुवेट कहे या पायरुविक एसिड कहे ये दोनों एक ही चीज होती है। तो कहने का हमारा सीधा तात्पर्य है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का जब निर्माण होता है तो इसको हम ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहते हैं। और ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में जो होता है वह कहा जा सकता है कि यह क्रिया जो होती है वह 10 पदों में क्या होती है, संपन्न होती है। मतलब 10 स्टेप है, इसके 10 स्टेप होते हैं और उसी 10 स्टेप में संपन्न होती है। और इसमें क्या होते हैं लगभग जो होते हैं 10 एंजाइम क्या होते हैं पाए जाते हैं। और इस क्रिया में जो है अभी हमने बताया आपको कि यह जो क्रिया जो होती है ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होती है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के ऊपर निर्भर करती है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो वह कोशिकीय श्वसन के समान व्यवहार करती है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो वह ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। अब ग्लाइकोलिसिस की क्रिया जो होती है वह कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ये याद रखिएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है। और दूसरी चीज हमने जो अभी अभी आपको बताया कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में जो होता है कुल 4 ATP का निर्माण होता है। मतलब इसमें जो होता है और इसके बाद होता है कि 2 ATP जो होता है इसमें खर्च होती है और शुद्ध रूप से जो होता है 2 ATP का लाभ होता है। और ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में 2 NADPH का निर्माण होता है और एक NADPH से जो होता है 3 ATP का फॉर्मेशन होता है और 2 NADPH से जो होते हैं वह जो है 6 ATP यहाँ बन जाती है और 4 ATP ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में बनती है। और इस तरह कुल मिलाकर के 6 4 10 ATP का निर्माण हो जाता है। इसके बाद पायरुविक एसिड जो होता है वह कोएंजाइम ए के साथ क्रिया करता है। जब पायरुविक एसिड कोएंजाइम ए के साथ क्रिया करता है तो बना लेता है एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए चला जाता है माइटोकांड्रिया के अंदर। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बना दे ऐसे जो होता है यह जो क्रिया हो गई ग्लाइकोलिसिस की क्रिया। तो इसके बाद जो होता है यहाँ पे जो होता है ये देख लीजिए। इसके बाद ये आता है यहाँ पे ये जो क्रिया होती है अब देख लेंगे कि यहाँ पे जो ग्लूकोज है
ग्लूकोज से जो होता है अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो ग्लूकोज से जो होता है पायरिक अम्ल बनता है, पायरिक एसिड होती है, PuVIC पायरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और यह जो क्रिया होती है साइटोसाल के अंदर होती है, साइटोसाल या कोशिका द्रव के अंदर होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। ये क्रिया ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है और इस क्रिया को हम क्या करते हैं, ग्लाइकोलिसिस करते हैं। अब ये जो पायरिक एसिड होता है वह क्या करता है कि कोएंजाइम ए के साथ क्रिया करता है। तो यहाँ पे कोएंजाइम ए होते हैं, इसके साथ जब क्रिया करता है तो वह बना लेता है एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। और एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या करता है कि यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करता है और वहाँ पे पहले से उपस्थित ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ वह क्रिया करता है। और क्रिया करने के बाद ऑक्सैलोएसिटिक के साथ जब क्रिया करता है तो वह बना लेता है सिट्रिक एसिड। यह सिट्रिक एसिड बनाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी वाले भाग में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो मतलब कहने का मतलब पहले ध्यान से सुनिए कि ग्लूकोज के एक अणु से पायरिक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ये पायरिक अम्ल क्या करता है, कोएंजाइम ए के साथ क्रिया करता है। ये पायरिक अम्ल जो होते हैं वह कोएंजाइम ए के साथ क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करता है और यह ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ क्रिया करता है और क्रिया करके सिट्रिक एसिड का निर्माण करता है। और यह प्रथम उत्पाद क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। इसलिए जो होता है इस साइकिल को, क्रेब्स साइकिल को हम जो होता है सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और इस सिट्रिक एसिड साइकिल के बाद जो होता है मध्यवर्ती यौगिकों का निर्माण होता है। यह सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, आइसोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, और ये सब क्या होते हैं, बनते जाते हैं और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसमें जो होता है 3 जो होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक 3 TCA, मतलब इसमें 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। इसलिए इसको जो है TCA साइकिल भी कहा जाता है या इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और इसकी खोज जो है हेंस क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसको क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो होता है कि संपूर्ण जो होती है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहलाती है। और या हम कहें कि उसको है कोशिकी जो है श्वसन की क्रिया कहलाती है। तो इस तरह जो होता है कि ग्लाइकोलिसिस से लेकर के क्रेब्स साइकिल तक जो आता है वह जो है कोशिकी श्वसन क्रिया के अंतर्गत आती है। तो इसको जो साइड फॉर्म में हमने इस तरह आपको बनाया और उसका जो फिगर हमने बनाया था वह ग्लाइकोलिसिस का जो है पूरा फिगर था। तो उस फिगर को बना करके तब यहाँ तक आप इसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे या उसका जो है एक्सप्लेन में लिख देंगे। ठीक है, और इसका PDF के माध्यम से हमने आपको भेज दिया था। ठीक है, आज के दिन इतना ही, आगे अगले दिन। धन्यवाद।